Hello everyone. I hope that all of you are doing good. Welcome back. So friends, जैसा कि आपको already पता है that we have already started with our atomic structure. Okay, और उसका पहला जो lecture है वो हमने already start किया हुआ है, right? तो आज हम जो है दूसरा उसका पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो रिसेंटली हमने जो पहला वाला लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने कुछ टर्म्स के बारे में बात की थी। जैसे लास्ट में हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में बताया था, राइट। और कुछ जो है एटॉमिक मॉडल्स के बारे में भी उसमें हमने बात की थी। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, राइट। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, राइट। तो अगर आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा याद होगा, मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड के बारे में। तो रदरफोर्ड ने एक अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था, जिसमें उसको लास्ट में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। बोला गया था कि जो आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज्ड पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है तो एक्सेलरेट होगा और अल्टीमेटली जो है कुछ इस तरीके का पाथ बनाएगा, राइट। इसको कहते हैं स्पाइरल पाथ। क्योंकि एनर्जी लूज करेगा ना, तो ये अल्टीमेटली जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो एटम जो है इसकी वजह से अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन बोर ने इस चीज को करेक्ट किया, राइट। तो बोर ने बोला जी नहीं, ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिरेगा। बोहर ने बोला कि हमारा जो एटम होता है, राइट, आप इसको मान सकते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, राइट। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम जो कि सेंटर में है। और इसके इर्द गिर्द जो होती है एनर्जी लेवल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, this is the second energy level, and this is for example the third energy level and fourth energy level, fifth energy level and so on. इन एनर्जी लेवल्स को बोहर ने रिप्रेजेंट किया बाय लेटर्स सच एज के, एल, एम, एन, ओ एंड एटसेट्रा, राइट। या तो आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे के का मतलब हो गया फर्स्ट एनर्जी लेवल, एल का मतलब हो गया सेकंड एनर्जी लेवल और एम का मतलब हो गया थर्ड एनर्जी लेवल, और जाहिर सी बात है एन का मतलब हो गया फिर फोर्थ एनर्जी लेवल। तो बोहर ने बताया कि इस तरीके का एटम होता है और इस एटम में एनर्जी लेवल्स होती है, और हर एक एनर्जी लेवल जो है, और हर एक एनर्जी लेवल जो है, और हर एक एनर्जी लेवल जो है, इसकी जो एनर्जी होती है दैट इज क्वांटाइज्ड। ओके, वो क्या होती है, वो क्वांटाइज्ड रहती है। दैट मीन्स क्वांटाइज या क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती, राइट। तो जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो k इज इक्वल टू 1 या l इज इक्वल टू 2, तो k में जितनी एनर्जी होगी वो फिक्स होगी, l में जितनी एनर्जी होगी वो भी फिक्स होगी, और m में जो एनर्जी होगी वो भी फिक्स होगी। या इसको दूसरी टर्म्स में क्या कहते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, राइट। इनको कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, राइट। तो बोहर ने बोला कि जब इनकी एनर्जी डिस्क्रीट है तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना उसकी एनर्जी भी हमेशा फिक्स्ड रहती है, जब तक वो अपनी एनर्जी लेवल में बैठा हुआ है, राइट। और बोहर ने ये भी कहा कि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी लेवल में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो ना कि के और एल जो शेल है इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल। बोहर ने बोला कि इस स्पेस में आप इलेक्ट्रॉन को नहीं पाओगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है या तो के में होगा या तो एल में होगा या तो एम में होगा, राइट। तो जिस भी एनर्जी लेवल में होगा उसकी एनर्जी हमेशा फिक्स्ड होगी और वो हमेशा घूमता रहेगा इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो जो आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो फाइनली ऐसा सर्कुलर पाथ बनाएगा, तो वो बात गलत है। हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है एज फार एज इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। और इसने ये भी बोला कि अगर आप चाहते हो कि किसी इलेक्ट्रॉन को, जैसे आप चाह रहे हो कि ये जो के में इलेक्ट्रॉन है ये एल में चला जाए,
तो आपको कुछ एनर्जी देनी होगी यहाँ से सो दैट कि वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट करे, जंप करे दूसरी एनर्जी लेवल में, ठीक है ना। तो ऐसे ही होगा, वो K से L जाएगा या L से M जाएगा, या फिर M से वापस आएगा L, L से वापस आएगा K, राइट। तो बोहर ने जो है रदरफोर्ड का जो उसने मॉडल ऑफ एटम दिया था उसको थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट किया कि जो आप स्पाइरल की बात कर रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि कोई ऐसा इंटरमीडिएट स्टेट है ही नहीं यहाँ पे, एनर्जी या तो K में होगा या तो L में होगा, इसके बीच में कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को देख पाओगे, राइट। तो वो मसला वहीं पे सॉल्व हो गया। तो ये बोहर की एक थ्योरी थी, राइट। तो ये बोहर की एक थ्योरी थी, और इधर से ही बोहर ने ये भी बताया, बोहर ने बोला कि भाई साहब आपका जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, आप ये भी याद रखो कि इसका अगर हमें बोलना होगा ना कि लाइक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका अगर हमें बोलना है कि सर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है एक एटम में, क्योंकि ये बात भी जो है, इस बात का जिक्र भी रदरफोर्ड ने नहीं किया था कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो बोहर ने इसके बारे में भी बात की, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। बोहर ने बोला कि अगर आपको एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं तो पहले सबसे पहले आपको K शेल को फिल करना होगा, उसके बाद L शेल को फिल करना होगा, और उसके बाद M शेल को फिल करना होगा। इसी तरह स्टेप वाइज आपको जाना होगा। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन जाएगा K शेल में, उसके बाद L में, उसके बाद M। ऐसा नहीं कि आप पहले इलेक्ट्रॉन L शेल में दोगे, नहीं नहीं, वो गलत है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी एनर्जी जो है सबसे कम है, दैट इज K शेल, जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, उसके बाद जाएगा L, उसके बाद जाएगा M। और इधर से ही एक और कॉन्सेप्ट आया विच वी कॉल एज द बोहर बेरी स्कीम, राइट, विच वी कॉल एज द बोहर बेरी स्कीम। अब बोहर बेरी स्कीम क्या है? बोहर बेरी स्कीम के हिसाब से बोहर ने बोला कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, राइट, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। यहाँ पे दिस n इट कैन बी 1, इस n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब ये n कुछ भी नहीं है, ये वाली एनर्जी लेवल्स है, दैट इज K, L, M और N, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर पहली वाली एनर्जी लेवल की, पहली वाली एनर्जी लेवल का वैल्यू ऑफ n क्या है, दैट इज 1। तो इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 इंटू 1 के बदले लिखते हैं 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर वो तो होता है 2 ही। इसका मतलब जो पहली वाली एनर्जी लेवल है दैट इज k, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट। अच्छा, n इज इक्वल टू 2 देखते हैं। अब n इज इक्वल टू 2 देखते हैं, 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 इंटू 2 स्क्वायर आएगा, राइट। तो 2 इंटू टू, टू स्क्वायर तो 4 होता है, 4 इंटू टू इज 8। इसका मतलब है जो L है, जो L है सेकंड एनर्जी लेवल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आप रख सकते हो, उसमें आप रख सकते हो 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली आप अगर देख सकते हो M, अगर M की बात करोगे, M का वैल्यू क्या है, M का वैल्यू तो 3 है, तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे 2n स्क्वायर, 2 इंटू थ्री स्क्वायर, 2 इंटू थ्री स्क्वायर वो होता है, 3 स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू टू होता है 18, ऑल राइट। तो 18 आएगा जी यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि आप M में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, M में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 18, ऑल राइट। तो ये आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो 2n स्क्वायर से। याद रखना है यहाँ पे KLM जो है इनका मतलब है इन अदर वर्ड्स 1, 2 एंड 3। K हो गया 1, L हो गया आपका 2, और जी M हो गया आपका आपका 3, राइट। तो ये था जी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ये बोहर का कॉन्सेप्ट था, राइट। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इतना अगर आपको याद रहता है तो दैट इज वेरी वेरी सफिशिएंट फॉर दिस। तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एलिमेंट्स की लिखते हैं। क्लियर? मैं आपको जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, ओके। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जस्ट वन सेकेंड, ऑल राइट, इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी एक एलिमेंट की, जैसे कि हम बात करेंगे लिथियम की, राइट।
अगर हमें लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होगी ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 1, राइट। और हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एग्जांपल कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 4। आपने देखा ना, पहले वाली शेल में आप खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो और दूसरे वाली जो है शेल में हम 8 तक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम की, राइट। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ओके। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, 8, 1। तो दूसरे में आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसीलिए जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो गया अब कहाँ पे? थर्ड एनर्जी लेवल में। तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको रहना चाहिए इसके बारे में। क्लियर? तो ये हो गया जी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का हम यही डेफिनेशन देते हैं कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। अब जब आप और डीप जाओगे ना इस एटम में, अब वहाँ पे क्या होता है? शेल्स होती है, फिर शेल्स के अंदर सब शेल्स होती है, फिर सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होती है। तो उस हिसाब से हम जो है ऑर्बिटल टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं, राइट। जो हमें अभी यहाँ पे नहीं देखना है, क्योंकि वो जो पार्ट है वो 11th 12th का पार्ट है, राइट। मुझे लगता है कि आपके जो एग्जाम में है वो 9th 10th की लेवल का जो है वही रहता है। तो फिर भी हम देखेंगे, अगर हमें ऐसा लगा कि वो भी पढ़ाना है तो वो भी हम पढ़ेंगे, राइट। तो अभी हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है जी हमारा रेडियो एक्टिविटी। तो कल जो है थोड़ा मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है और लास्ट टाइम क्वेश्चन आया भी था इससे। तो रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको बोला था कि इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब मानो कि जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा ना, उससे स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ही जो है रेडिएशंस निकलती रहती है, राइट। स्पॉन्टेनियस, वो जो एटम है ना वो डिसइंटीग्रेट होता जाता है, राइट, बिकॉज उसमें से रेडिएशंस निकलती रहती है, राइट। और ये जो डिस्कवरी है इस रेडियो एक्टिविटी की, सबसे पहली की थी हेनरी बिक्वेरियल ने। तो रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेनन है किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था? हेनरी बिक्वेरियल, राइट। और रेडियो एक्टिविटी जो टर्म है इसको दिया था मैडम क्यूरी ने, लेकिन डिस्कवर किसने किया था? हेनरी बिक्वेरियल ने। और आप एक और चीज भी याद रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का गाइगर काउंटर, राइट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? गीगर काउंटर भी इसको कहते हैं गीगर काउंटर। और गीगर काउंटर से हम क्या कर सकते हैं? दी वी कैन मेजर गीगर काउंटर से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेजर दी रेडिएशंस, ठीक है ना, कि कितनी रेडिएशंस आ रही है वो इसी से हम मेजर कर सकते हैं। तो कभी कभी आप पूछ सकते हैं कि गीगर काउंटर का काम क्या है, तो इट बेसिकली हेल्प्स इन मेजरिंग दी रेडिएशंस, राइट। अब जब एक एटम जो है ना रेडियो एक्टिविटी से अपनी जो है काफी सारी रेज इमिट करता है, अब उन रेज में भी काफी सारी टाइप्स है। उन रेज में भी क्या है? काफी सारी टाइप्स। फॉर एग्जांपल अल्फा रेज हो गया, बीटा रेज हो गया, गामा रेज हो गया, राइट। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अल्फा रेज की, राइट। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अल्फा रेज की। तो अल्फा रेज की अगर हम बात करेंगे, आप याद करिए जब हम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे थे, उस टाइम मैंने आपको बोला था कि उसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, और मैंने आपको ये भी बोला था कि अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब है। तो आई होप कि आपको वो सब याद होगा। तो अल्फा जो है, अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब अल्फा तो आपको पता है कि बेसिकली अल्फा जो है ये ऐसी रेज है जिनमें एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई होता है। हीलियम न्यूक्लियाई आपको पता है ना, हीलियम एटम होता है जिसका मास नंबर होता है 2, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4, और इस पे क्या होता है? +2 का चार्ज होता है, राइट। तो यही अल्फा, जब अल्फा रेज ट्रैवल करेंगे ना तो बेसिकली ये ट्रैवल करेगा, हीलियम न्यूक्लियस एक्चुअली ट्रैवल करेगा, जिसका एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है ना, और मास क्या है इसका? 4, और चार्ज कितनी है? चार्ज भी है +2, राइट। अब इसको आपको याद रखना है कि जो अल्फा रेज है इनको क्या होता है? लो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, पेनिट्रेट नहीं करते हैं मैटर में उतना। लो पेनिट्रेटिंग पावर, ये आपको याद रखना है, लो पेनिट्रेटिंग पावर, ओके। लो पेनिट्रेटिंग पावर होता है अल्फा रेज में।
दे हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर बट दे हैव वेरी हाई आयोनाइजिंग पावर, ये आपको याद रखना है। लेकिन आयोनाइजिंग पावर जो है इनका बहुत ही हाई होता है। दे हैव वेरी हाई आयोनाइजिंग पावर, दे हैव वेरी हाई आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर आपको अब समझ आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया कि आयोनाइजिंग पावर है जब एक रेज मैटर में से पास होगी ना, तो वो जिस गैस में भी पास हो रही है तो उस गैस को क्या करेंगी, आयोनाइज, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव करेंगी। तो लो पेनिट्रेटिंग पावर है और हाई आयोनाइजिंग पावर है, मतलब काफी सारा आयोनाइजिंग पोटेंशियल है इनमें। और तो और क्योंकि हाई आयोनाइजिंग पावर है, और एक और बात आप याद रख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी इनकी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मास इनका ज्यादा है ना, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इनकी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो हाई। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो हाई, तो ये आपको याद रखना है। किसके बारे में, ये हो गया जी हमारा अल्फा रेज के बारे में। राइट, अब हम बात करते हैं जो अनदर टाइप ऑफ रेज है, दीज आर कॉल्ड एज बीटा रेज। इधर ही पे लिखता हूं मैं कि सो दैट कि साथ साथ में कंपैरिजन भी हो जाए। तो दूसरा जो हमारा है उनको हम बोलते हैं बीटा रेज। पहले तो बीटा रेज को हम डिनोट करते हैं ऐसे, बीटा रेज आर डिनोटेड जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है ना, कुछ उसी तरीके का सिंबल इनका भी होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है आपको मैंने बताया था, -1, और मास इलेक्ट्रॉन का ऑलमोस्ट होता है 0। तो बीटा रेज कुछ भी नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन्स है, आप ऐसे समझ लो। बीटा रेज में क्या होता है, नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन्स होता है इनमें, जैसे यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, बीटा रेज में बेसिकली कुछ नहीं होता है। दीज आर बेसिकली ए स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का तो आपको पता है कि उनमें नेगेटिव चार्ज होती है और मास ऑलमोस्ट जीरो होता है। राइट, बट ये याद रखना है क्योंकि बीटा रेज जो होती है ना, इनका मास कम होता है ना, तो दे आर वेरी वेरी डेंजरस एज कंपेयर टू अल्फा रेज, क्योंकि इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है ना लो पेनिट्रेटिंग पावर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाई, यहाँ पे मैं लिखूंगा हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। क्लियर, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है लो पेनिट्रेटिंग पावर, तो यहाँ पे क्या है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर है। पेनिट्रेटिंग पावर अगेन, जब ये मैटर में से जाएंगी ना, तो ये बहुत ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करेंगी बीटा रेज, इसीलिए मोर डेंजरस है। ठीक है ना, इसीलिए मोर डेंजरस है क्योंकि इनका पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो बहुत ही ज्यादा हाई होता है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी होती है। राइट, और इसके बाद इसके बाद एक और रेज होती है जिनका नाम है, एक और रेज जो होती है जिनका नाम है गामा रेज। राइट, तो ये सभी जो है ना रेडियो एक्टिव के दौरान ही निकलती है। इट डिपेंड्स, अल्फा रेज भी निकल सकती है, बीटा रेज भी निकल सकती है, गामा रेज भी निकल सकती है। तो हमारा थर्ड टाइप हो गया जी गामा रेज। ऑलराइट, हमारा थर्ड टाइप हो गया जी गामा रेज। अब जब गामा रेज की बात करेंगे ना, ये दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनका भी पेनिट्रेटिंग पावर जो है हाई है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इनका भी पेनिट्रेटिंग पावर जो है हाई ही होता है। हाई पेनिट्रेटिंग पावर दे आर ऑल्सो हैविंग। राइट, हाई पेनिट्रेट, इसका मतलब ये है कि आपको याद रखना इन तीनों रेज में से सिर्फ ऐसा अल्फा पार्टिकल ही है जिनका पेनिट्रेटिंग पावर लो होता है। बीटा रेज का भी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होता है और गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर भी हाई ही होता है। राइट, बट इनका आपको ये याद रखना है कि ये भी आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है, लेकिन कंपैरेटिवली इनका आयोनाइजिंग पावर और काइनेटिक एनर्जी कम होती है। लो दे हैव लो आयोनाइजिंग पावर, they have low ionizing power, they have low ionizing power। all right, और काइनेटिक एनर्जी भी इनकी क्या होती है, कम। काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा मैं के ई, क्या होती है इनकी, कम ही होती है। राइट, सेम यहाँ पे भी है बीटा रेज में भी, ठीक है ना। कंपैरेटिवली अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे भी जो है लो आयोनाइजिंग पावर होता है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कम। ऑलमोस्ट ये भी यहाँ पे सेम है। राइट, सो दीज आर गामा रेज। पिछली बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर आयोनाइजिंग। अब आयोनाइजिंग तो ये सारी रेडिएशंस है, अल्फा रेज भी आयोनाइजिंग है, बीटा रेज भी आयोनाइजिंग। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कि इनका भी कंपैरेटिवली क्या होता है,
लो आयोनाइजिंग पावर होता है, राइट। बट ये आपको याद रखना है कि सारी जो रेज है ना, सारी रेज यहाँ पे क्या होती है, आयोनाइजिंग होती है। वहां पे एक ऑप्शन तो दिया था गामा रेज, और दूसरा ऑप्शन दिया था रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। तो आपको टिक लगाना था गामा रेज पे, राइट। तो गामा रेज उधर पे क्या हो जाता हमारा आंसर। तो रेडियो एक्टिविटी इतना ही है जी। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था भाई हेनरी ब्यूकेरेल ने, राइट। गीगर काउंटर से इनको मेजर किया जा सकता है। और रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो होती है ना, तीन टाइप की हो सकती है। अल्फा रेज हो सकती है, बीटा रेज हो सकती है, या तो फिर गामा रेज हो सकती, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभी साइमल्टेनियसली जो है अल्फा रेज भी निकलती रहती है एक एटम से, जो कि एक रेडियो एक्टिव होगा। कभी कभी बीटा रेज भी निकलती हैं, और कभी कभी क्या है, गामा रेज भी निकलती रहती है, राइट। अब इसी से रिगार्डिंग, इसी से रेडियो एक्टिविटी से ही रिगार्डिंग एक और फिनोमिना भी है, राइट। इसको पहले मैं रिमूव करता हूं। तो रेडियो एक्टिविटी से ही रिलेटेड एक और फिनोमिना भी है, और उस फिनोमिना को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, राइट। और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, राइट। एक्चुअली दो प्रोसेसेस है, एक तो है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का आप मतलब समझते होंगे, फिजन का मतलब होता है टूटना, राइट। फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो न्यूक्लियर फिजन है, इसका मतलब न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में कुछ हो रहा है, एटम के न्यूक्लियस में कुछ हो रहा है। तो ये इंटरनल फिनोमिना है, एक्सटर्नल से कुछ भी वास्ता नहीं है इसका, क्योंकि ये एटम के बिल्कुल अंदर न्यूक्लियस में ये प्रोसेस चलता रहता है। तो न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस मतलब होता है जो हैवियर एटम्स होते हैं, जिससे एक हैवी न्यूक्लियस जो है, जिससे एक हैवी न्यूक्लियस जो है, इट डिसइंटीग्रेट्स, या ये ब्रेक हो जाता है इनटू, हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू, हैवी न्यूक्लियस breaks into two or more nuclei, two or more nuclei, all right। ब्रेक्स इनटू टू और मोर न्यूक्लियस, आप ऐसे समझो कि मानो कि ये आपका एक हैवियर न्यूक्लियस है, राइट, ए। जब ये टूटेगा ना न्यूक्लियर फिजन की वजह से, इसमें से दो और अलग अलग न्यूक्लियस निकलेंगे, एक तो निकलेगा बी, और निकलेगा सी, और निकलेगी काफी सारी एनर्जी, और निकलेंगे कुछ न्यूट्रॉन्स, और क्या निकलेंगे, और निकलेंगे कुछ न्यूट्रॉन्स। तो ये होता है जी आपका न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इसीलिए फिजन बोलते हैं, क्योंकि ये टूटता है और इसमें से कुछ और न्यूक्लियस भी निकलते रहते हैं, जो कि लाइटर होंगे ऑफ कोर्स। अगर ये हैवियर है तो ये तो लाइटर ही होंगे, दैट इज ऑफ कोर्स अंडरस्टूड। और ये आपको याद रखना है, इसमें काफी सारी एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियर फिजन में काफी सारी एनर्जी निकलती है। और यही वाली रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को तो यूटिलाइज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में या एटॉमिक बॉम्ब में, ठीक है ना। इसी को यूज किया जाता है किसमें, एटॉमिक बॉम्ब में, इसी को यूज किया जाता है एटॉमिक बॉम्ब में, राइट, एटॉमिक बॉम्ब में या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, न्यूक्लियर रिएक्टर तो आप सुनते होंगे ना, इतने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है हमारे पास, जैसे कुडनकलाम न्यूक्लियर रिएक्टर है। लेकिन वो किसके लिए यूज होता है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेज, फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेज। आप देखिए, अगर आप इस न्यूक्लियर फिजन को सही तरीके से यूज करना चाहें, तो आप बना सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन अगर आप इसको डिस्ट्रक्टिव वे में सोचेंगे, तो फिर इसी चीज का बनता है एटॉमिक बम। सेम रिएक्शन होती है, बट फर्क सिर्फ इतना है, ये जो न्यूक्लियर फिजन यहाँ पे होता है ना एटॉमिक बॉम्ब में, इट इज एन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, राइट। यहाँ पे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, ओके। तो काफी सारी तबाही मच सकती है इस वाली रिएक्शन से, ओके। और तो और ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे कि एटॉमिक बॉम्ब में आपने सुना होगा यूरेनियम एटम होता है, यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92, और मास नंबर इसका होता है 235, राइट। लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि खाली यूरेनियम ही यूज होता है, लेकिन नहीं, वी हैव अदर एटम्स लाइक प्लूटोनियम ऑल्सो।
तो प्लूटोनियम को भी यूज किया जा सकता है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। तो याद रखना है आपको कि एटॉमिक बॉम्ब में अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जो है होती है, बट यही रिएक्शन अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर में करोगे, यही रिएक्शन अगर आप यही रिएक्शन अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर में करोगे, ऑलराइट, यही रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या रहता है ना कि कभी कभी उसमें फेलियर के चांसेस भी रहती है, बट कम ही रहते हैं। जैसे कि जापान में आपको पता होगा, जापान इज अ प्लेस जहाँ पे काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स होते रहते हैं, तो उन अर्थक्वेक्स की वजह से जो है और न्यूक्लियर पावर्स में कभी कभी कुछ लीकेज भी हो जाता है, तो वो इसका एक हैजार्ड रहता है, राइट। तो इसी वजह से जब आप देखोगे ना कि कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट करने की कुछ कोशिश की जाती है, तो वहाँ की जो इर्द गिर्द पॉपुलेशन होती है ना, तो वो अक्सर रेजिस्ट करती है, कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर अपने एरिया के इर्द गिर्द, क्योंकि इसका जो हैजार्ड होता है वो काफ़ी जो है, इसकी रेडिएशंस लीक हो सकती है, उसकी वजह से काफ़ी सारा जो है प्रॉब्लम हो सकता है इर्द गिर्द जो वहाँ पे लोग रहते होंगे, राइट। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है ना, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, कंट्रोल्ड, इसमें कंट्रोल्ड, यही वाली जो न्यूक ऊपर वाली रिएक्शन है ना, ये होती है, बट कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यहाँ पे चलती रहती है, राइट। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन या कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन यहाँ पे चलता रहता है, और इसमें भी हम फ्यूल जो है, इसका जो फ्यूल है, इसका जो फ्यूल है वो रहता है यूरेनियम 92 235, 92 एटॉमिक नंबर, और मास नंबर क्या होता है उसका 235, राइट। तो ये होता है जी इसका फ्यूल। लेकिन ये न्यूक्लियर, अब आप पूछोगे कि सर ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ये तो पता होना चाहिए ना। इसमें हम कुछ मॉडरेटर यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम यूज करते हैं मॉडरेटर। अब ये मॉडरेटर क्या हो सकता है, ये मॉडरेटर हो सकता है आपका ग्रेफाइट, मॉडरेटर आपका हो सकता है ग्रेफाइट, ऑलराइट, ग्रेफाइट भी हो सकता है या हैवी वाटर भी हो सकता है, विच इज नथिंग बट D2O। याद है ना, पढ़ा था हमने हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, तो ये वाटर ही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला आइसोटोप है, इसको कहते हैं ड्यूटीरियम, राइट। इसको क्या कहते हैं हम, हैवी वाटर, दिस इज कॉल्ड एज हैवी वाटर, दिस इज कॉल्ड एज हैवी, दिस इज कॉल्ड एज हैवी वाटर, ऑलराइट। तो ये इस न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करती हैं, किसका, मॉडरेटर का। ये बेसिकली न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करती है। यहाँ पे आपने ये न्यूट्रॉन देखा ना, ये न्यूट्रॉन जो है ना, ये मेन चीज है यहाँ पे। इसी से डिसाइड होता है कि वेदर ये रिएक्शन कंट्रोल्ड होगी या अनकंट्रोल्ड होगी। अगर इन न्यूट्रॉन्स को आपने खुला छोड़ दिया ना, तो जो रिएक्शन है ये होगी अनकंट्रोल्ड। लेकिन अगर किसी भी तरीके से आपने इन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल किया, तो रिएक्शन को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, मॉडरेटर करते हैं यूज, सो दैट कि इन न्यूट्रॉन्स को थोड़ा स्लो डाउन किया जाए, राइट। किसकी वजह से करते हैं, ग्रेफाइट की वजह से या फिर हैवी वाटर की वजह से, ऑल राइट। या इसमें एक और चीज का भी यूज होता है, जिनको हम बोलते हैं कंट्रोल रॉड्स, ठीक है ना भाई साहब, कंट्रोल रॉड्स भी यूज होती है। और कंट्रोल रॉड्स यूजुअली जो है या तो बोरॉन स्टील की बनी होगी या कैडमियम की बनी होगी, बोरॉन स्टील की बनी होगी, बोरॉन स्टील की बनी होगी या फिर कैडमियम एलिमेंट की बनी होंगी, राइट, कैडमियम एलिमेंट की बनी होंगी, राइट। और इनका काम क्या होता है, ये जो न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे होते हैं ना, इन न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया ना, तो रिएक्शन जो है खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। अगर न्यूट्रॉन्स इसमें जो है ना, न्यूट्रॉन्स बेसिकली, न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं ना, ये रिएक्शन को कैरी ऑन करते हैं, तभी चेन रिएक्शन यहाँ पे बनता है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से आपने न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल किया, तो यू कैन हैव अ कंट्रोल्ड रिएक्शन, जैसे कि हम करते हैं। काफी सारी न्यूक्लियर प्लांट्स है, अभी जो फ्यूचर है ना, maybe we are shifting towards more and more nuclear reactors, right, to have more and more electricity। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब आप यही चीज बुक से पढ़ोगे ना, किसी भी बुक से पढ़ोगे, राइट, आपको बिल्कुल आराम से समझ आएगी कि ये क्या चीज यहाँ पे है। तो कुछ एडिशनल भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लाइक, लेकिन बेसिक ही अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या समझ आए कि अरे एटॉमिक बॉम्ब में क्या फ़र्क है, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या फ़र्क है, दोनों में यूरेनियम यूज़ करते हैं, तो फिर फ़र्क क्या है। तो आई होप कि अब आप आराम से वो चीज़ कर सकते हैं।
राइट। अच्छा, इसमें एक एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, इसी रेडियो एक्टिविटी में ही एक और कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड, राइट। इट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ से क्या समझ आता है आपको? हाफ लाइफ से आपको ये समझ आता है कि ये आधी जिंदगी है, राइट। अगर एक इंसान, if a person lives up to 80 years, राइट, तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी? 40 years। अब रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस के लिए हम हाफ लाइफ पीरियड क्या बोलते हैं? ये एक ऐसा टाइम है, इट इज द टाइम इन विच a radioactive substance remains half of its original amount। मतलब अगर मेरे पास 10 ग्राम्स, अगर मेरे पास 10 ग्राम्स ऑफ कार्बन 14 है, मैंने आपको कल बोला था कि कार्बन 14 जो है ये क्या है? कार्बन 14 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। अगर 10 ग्राम्स ऑफ कार्बन 14 है ना, आपको पता है कार्बन की हाफ लाइफ कितनी है? टी हाफ। टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, कार्बन की हाफ लाइफ है ऑलमोस्ट 5670 ईयर्स, कुछ इसी के आसपास है। एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अबो 5000 ईयर्स ही है, शायद इतना ही है, 5670 के आसपास ही है। मतलब जब कार्बन को इतने साल हो जाएंगे ना, 5670 साल, तब जो है ना ये 10 ग्राम्स 5 ग्राम बनेगा, राइट। क्या बनेगा? 5 ग्राम। ठीक है ना, तो इतना सारा टाइम जब लगेगा तभी इसका जो है अमाउंट हाफ लाइफ, मतलब हाफ इसकी जो क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा, तो इसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। फिर जो फिर जब और 5670 ईयर्स हो जाएंगे, तब इसका जो है वेट रिड्यूस हो जाएगा टू 2.5 ग्राम्स। तो आप देख सकते हैं ना कि काफी ज्यादा हाफ लाइफ है कार्बन 12 की, कार्बन 14 की। और इसीलिए जो है इस कार्बन 14 को यूज किया जाता है कहाँ पे? रेडियो एक्टिव डेटिंग में। और उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं। जैसे मैंने आपको कल बोला था, हमारे पास कुछ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं या कुछ पुरानी चीज होती है ना, उसको बाज़ाब्ता हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई साहब कि इसको कितना टाइम हुआ। अब उसके लिए अलग इक्वेशन चाहिए, वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बट याद रख सकते हैं आपकी रेडियो कार्बन डेटिंग जो है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द कार्बन बियरिंग मटेरियल। जैसे वुड हो गया, जैसे एनिमल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, ट्रीज होंगे, जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट है ना, उसको आप रेडियो कार्बन डेटिंग से अंदाजा लगा सकते हो कि इसका डेट कितना है, आई I मीन इसकी एज कितनी है, इसकी लाइफ कितनी है। आप देख सकते हो ना, अक्सर न्यूज में ऐसा हम देखते रहते हैं कि हमने कुछ डिस्कवर किया, फिर हमने बोला कि ये तो लगभग इतने साल पुराना है, वो इसी टेक्निक से हम यूजुअली बोलते हैं, राइट। कुछ और मैं आपको यहाँ पे यूजेस बताऊंगा रेडियो आइसोटोप्स की। वैसे ये आपको बुक में मिलेगा तो सिंपल ही है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका आयोडीन, आयोडीन हो गया, और आयोडीन का जो मास होता है 131, राइट। इसको यूज किया जाता है थायराइड ग्लैंड के लिए। अगर आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में पता करना है कि थायराइड ग्लैंड कैसे फंक्शन करता है, तो आप आयोडीन का आइसोटोप यूज करते हैं उसको स्टडी करने के लिए, राइट। और हमारे पास है कोबाल्ट, मैंने कल भी आपको बोला था, कोबाल्ट जो है जिसका मास नंबर है 60, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, राइट। इसको यूज करते हैं किसमें? कैंसर की ट्रीटमेंट में। और तो और वी हैव कार्बन 14 जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला और फास्फोरस भी है, फास्फोरस 32, राइट। फास्फोरस 32 भी है, और फास्फोरस 32 को यूज किसमें किया जाता है? इन ल्यूकेमिया थेरेपी, इन ल्यूकीमिया, इन ल्यूकीमिया थेरेपी इसको हम यूज करते हैं। और काफी सारी यूजेस है, आप बुक से देख सकते हो, कोई उतना बड़ा है इसमें समझने वाली बात नहीं है, राइट। तो गाइज आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। तो ऑलमोस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर इज कंप्लीट, लेकिन अभी इसमें क्या बचता है? जैसे अगर आप बुक देखोगे ना, मैं आपको बोल देता हूँ सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर आप बुक देखोगे, वहां पे आपको मिलेगा कुछ चीजें लाइक अहबाउ प्रिंसिपल मिलेगा, क्वांटम नंबर्स मिलेगा, राइट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिलेगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें आप देखोगे, मुझे नहीं लगता उसमें से क्वेश्चन आएगा, बट मैं आपको बोलता हूँ कि हम वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि उतना कोई बड़ा मसला है नहीं।
अभी आई थिंक कि इस वीडियो को ऑलमोस्ट मुझे 30 मिनट्स हो गए हैं, तो फिर इसको सेव करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऑल राइट, लेट्स कीप इट अप टू हेयर ओनली। सो आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। राइट, तो आप ये जो है वीडियोस जो है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।